दोस्तों 10 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का इंग्लिश सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए। इस वीडियो में दोस्तों हम आपकी फ्लेमिंगो बुक के फोर्थ सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पोएट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसके साथ ही जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक होती है स्नैपशॉट, उसके भी हम क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो में हमारे 3 सेक्शन से क्वेश्चन आंसर आते हैं, फ्लेमिंगो के पोर्स, फ्लेमिंगो की पोएट्री और आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्टास। ओके, इन तीनों सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मतलब जो सेक्शन से जो चैप्टर हैं, हर चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं क्या है थोड़ा बहुत आपको समझाते भी जाऊंगा। इंग्लिश का है, ओके, तो इंग्लिश में अगर जब थोड़ा बहुत आप समझेंगे नहीं तब तक आपको आंसर याद नहीं होगा, ये मुझे पता है। इसलिए हर चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताते जाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको समझाते जाऊंगा और आपको जितने क्वेश्चन बताऊं तैयार करते जाइएगा। ओके, जब इन क्वेश्चन को आप तैयार करें तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की तो तैयारी होगी, इसके साथ ही आपकी मेन बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी होती जाएगी, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ अलग क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यही सब क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसलिए अभी आपको अच्छे से मेहनत करते जाइएगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो किसकी आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, आपका पोस्टर हो गया, लेटर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये सब टॉपिक कौन कौन से इसमें पढ़ना है, ओके, उनका क्या सॉल्यूशन रहने वाला वो सब मैं आपको बता दूंगा। फिर आगे और इसके आगे आप कहेंगे ग्रामर टॉपिक पढ़ा दीजिए, ग्रामर टॉपिक भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रॉपर अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इससे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं हमारी फ्लेमिंगो बुक के 4 सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहले हम 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे, फिर पोएट्री से, फिर हम विस्टास से कवर करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो लेसन फर्स्ट आ जाता है हमारा द लास्ट लेसन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख ले। फ्लेमिंगो से 4 सेक्शन से हम देख रहे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद फॉर स्कूल दैट डे। और यहाँ जो सन लिखी रहती है इसका मतलब है कि एमपी बोर्ड एग्जाम में इन सन में आ चुका है। ओके, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था। तो फ्रेंच को उस दिन कौन सा टॉपिक तैयार करके जाना था, तो इसका आंसर होगा पार्टिसिपल्स। ओके, इंग्लिश में एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल्स, वो फ्रेंच को क्या तैयार करके जाना था। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद द लेसन ऑन द पार्टिसिपल दैट डे। तो आंसर केवल होगा पार्टिसिपल्स। तो उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स वाला लेसन तैयार करके जाना था। What did French notice that was unusual about the school that day? उस दिन फ्रेंच को एक अलग सा समझ में आया, तो क्या समझ में आया? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, 25 में आ चुका। Unusual when the school began, there was much noise and activity. The noise could be heard in the street. Okay? जो जब भी डेली स्कूल खुलता था तो क्या है, जो स्कूल की गलियां हैं वहाँ शोरगुल सुनाई देता था बच्चों का। ओके, द नॉइज कुड बी हेard इन द स्ट्रीट। ओके, रास्तों में तक जो गलियां हैं, ओके, स्कूल की वहाँ तक शोर सुनाई देता था। बट दैट डे देयर वाज अनयूजुअल साइलेंट। लेकिन उस दिन की बात करें हम, किस दिन, जिस दिन वो ये सब घटना हुई थी, उस दिन लेकिन बात करें उस दिन क्या है हमारा एकदम क्या है शांति थी। नेक्स्ट है व्हाट हैड यू पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुलेटिन बोर्ड का है, नोटिस बोर्ड का एक ही बात रहने वाली है। तो नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड में क्या लगा हुआ था, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इट इज सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलिसन लॉरेन। जो बर्लिन से ऑर्डर आया था वो बुलेटिन बोर्ड में लगा हुआ था। यह कहता था कि ओनली जो एलिस और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट, फ्रेंच भाषा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। मैं थोड़ा फास्ट लूंगा क्योंकि अब बहुत सारा कवर करने हैं। ओके, और मैंने ठाना है कि एक ही वीडियो में मैं सब आपको कवर कराऊंगा, इसलिए क्या है थोड़ा फास्ट हम देखते जाएंगे। ओके, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंजेस। तो फ्रेंच की क्या भावनाएं थी स्कूल और के बदलाव में हुआ और जो एम हेमल के प्रति। तो फ्रेंच केम टू नोट दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हेमल वुड गिव देम। फ्रेंच जानता था कि जो हमारे एम हेमल टीचर हैं हमें जो पढ़ा रहे हैं ये हमारी फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन रहने वाला है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे विल बी टॉट ओनली जर्मन। अगले दिन से क्या है पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी ओनली। He felt sorry for not learning his lesson properly. उसे जो फ्रेंच है उसे मन ही मन दुखी हो रहा था कि वो अपनी मातृभाषा अच्छे से नहीं सीख पाए। ओके, फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। तो ये अभी आपको पढ़ के रखना है। ओके, इस दिन क्या बदलाव देखने को मिला। तो एम हेमल पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फाइली शर्ट एंड द लिटिल बैग सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयड। मतलब एम हेमल अच्छी सी ड्रेस पहने थे, ग्रीन कोट पहने थे, एक धारीदार शर्ट पहने थे, कैप भी लगाए थे। ओके, होल स्कूल सिम्ड सो स्ट्रेंज। और पूरे
स्कूल में एक अलग ही शांति थी। ओके, ऑन द बैक बेंचेस देयर वाज ऑलवेज एम्प्टी, द एल्डर पीपल ऑफ द विलेज वर सिटिंग लाइक द किड्स। ओके, जो इस क्लास की जो सबसे पीछे वाली बेंच होती थी वो हमेशा खाली रहा करती थी, लेकिन उस दिन गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सब आकर पीछे बैठे थे, एकदम बच्चों की तरह शांत बैठे हुए थे। नेक्स्ट ये करना है, व्हाट डिड एम हेवल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेवल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, तो बताना है, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ही सेड दैट इट वाज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये आपको देखिए 2 नंबर में आता तो केवल 2 ही लाइन बतानी है, अगर आपको लॉन्ग में आ जाता 3 नंबर में आता तो फिर आपको और भी बता देना है। ही आस्क्ड द पीपल टू ग्रेड इट अमंग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट। वो कहते हैं कि जो अपनी मातृभाषा उस पर गर्व करो, इसे कभी भी नहीं भूलना है। जब तक आप अपनी मातृभाषा को अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप अपने साथ स्वतंत्रता की चाबी लेकर चल रहे हैं। तो ये सब बातें बताई जा रही हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं लेसन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फिर लेसन सेकंड आ जाता है लॉस स्प्रिंग। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ पे शॉर्ट कौन है लॉन्ग कौन है ये मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एक ही साथ क्वेश्चन दिए हुए, लेकिन मैं आपको मेंशन करते जाऊँगा, बताते जाऊँगा। और वैसे भी जब आंसर आप देखेंगे, आंसर की साइज देखेंगे, समझ में आ जाएगी कौन लॉन्ग है कौन शॉर्ट है। तो लेफ्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से देख लेते हैं। व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही क्रम फॉर्म। ओके, साहिब जो गार्बेज डैम होता है, जो कूड़ा खाने के डब्बे होते हैं, उसमें क्या देख रहा था, वह कौन है, वह कहाँ से आया था। एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। तो साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम। साहिब क्या है, ढूंढ रहा था कूड़ा खाने के डब्बे में पैसे ढूंढ रहा था। इज द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह क्या है, जो लेखक का पड़ोसी था। हिज फैमिली, लेखिका का पड़ोसी था। हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश एंड नाउ लिव्स इन सीमापुरी, अ प्लेस और द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। उसका जो परिवार है वो ढाका बांग्लादेश से आया था और वर्तमान में दिल्ली के सीमापुरी प्लेस है वहां रह रहा है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग अ फुटवेयर। लेखिका ने क्या कारण बताया कि बच्चे जो चप्पल नहीं पहने तो क्यों नहीं पहने, उन्होंने लेखिका ने इसके बारे में क्या कहा। ओके, तो वो आपको तैयार करके रखना है। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर दैट इट इज द ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट। लेखिका कहती हैं कि जो बच्चे चप्पल नहीं पहने हैं तो उसका मेन कारण है कि ये उनकी परंपरा है, ऐसा नहीं कि वो गरीब है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत गरीब है। ओके, पैसा तो उनके पास है लेकिन वो क्या उनकी परंपरा है। लेकिन सी वंडर्स दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन वो वास्तव में मन जानती थी कि वो चप्पल क्यों नहीं पहने, क्योंकि वास्तव में वो क्या है, बहुत ज्यादा गरीब है। वो तो ये सब ऐसी बातें बना रही, बहाना कर रही है। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस। एमपी 23 में आ चुका है। तो जो फैजाबाद सिटी है क्यों फेमस है, आंसर केवल रहने वाला है बेंगल्स। द सिटी ऑफ फैजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स। ज्यादा याद नहीं होता तो एक लाइन तो इतना ही बस आपको पढ़ के रखना है। फैजाबाद सिटी क्यों फेमस है, तो बेंगल्स के लिए फेमस है। बाकी तो 1-2 लाइन थोड़ा बहुत होशियारी बताने के लिए लिख दी जाती है कि एवरी अदर फैमिली इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, कि यहाँ वहाँ का जो प्रत्येक परिवार है जो चूड़ी बनाने का काम करता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये क्या है, एक हमारे भारत का केंद्र है। ओके, जो फैजाबाद शहर है भारत का केंद्र है, ये कांच बनाने के सामान में या कांच बनाने के जो सामान में या चूड़ी बनाने के सामान में। ओके, नेक्स्ट है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। अब देख सकते हैं हर क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन यहाँ प्योर जो मैंने नोट्स हैं प्योर इंपॉर्टेंट वाले दिए हुए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ क्वेश्चन नहीं है जो कम उपयोगी हो, सब यहाँ उपयोगी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एमपी एग्जाम 25 में अभी आपका आया था कि मेंशन द हजार्ड्स, यानी हजार्ड्स यानी होता है खतरा। वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में कौन कौन से खतरे हैं। ओके, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में, तो ग्लास बेंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री हैज हजार्ड्स, ये मतलब ये पूरी क्या खतरों से भरी हुई है। द वर्कर्स हैव टू लुक इनटू ब्राइट हॉट फाइनेंशियल एंड पॉलिश ग्रास, जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं उन्हें क्या है, दिन भर भट्टी में देखना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है चूड़ियों में। द 2 एक्टिविटीज, कौन सी 2 एक्टिविटी, 2 काम, एक तो दिन भर भैया भट्टियों में देखना, और दूसरा क्या है भट्टियों में काम करना, दूसरा चूड़ी पर क्या है पॉलिश करना। ये 2 काम उन्हें क्या है अंधे बना देते हैं बूढ़े होने से पहले, क्योंकि क्या है जो पॉलिश करेंगे तो उसमें केमिकल रहता है पॉलिश में। ओके, दूसरा क्या है आंखों को लगातार अगर भट्टी में देखा जाए तो समझ सकते हैं आंखों की में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या है अंधे हो जाते हैं बूढ़े होने से पहले। नेक्स्ट, अब ये 2 आपके क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लॉन्ग में रहने वाले हैं। अब ये हमने जो देखे ये आपके शॉर्ट वाले 2 नंबर वाले थे, अभी आपके 3 नंबर के लिए है। ओके, तो देख लेते हैं। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। तो क्या कारण है कि लोग गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहे हैं। तो देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी, बहुत सारे कारण हैं जिससे लोग गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। द मेजर ऑफ देम इज इन सर्च
लिवहुड, सिटीज प्रोवाइड जॉब्स एंड अदर मीन्स गेटिंग फूड। तो इसमें मेन है कि लोग कहाँ रहना चाहते हैं, जहाँ उन्हें क्या है उनके जीवन यापन के लिए सुविधाएं मिल जाएं, ओके, संसाधन मिल जाएं। सिटी प्रोवाइड जॉब्स, जो शहर होते हैं उन्हें क्या है रोजगार देते हैं। इसके साथ ही एक बार से कहा जाए तो उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। अदर रीजन में भी बेटर सिविक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। इसके साथ ही बहुत सारे अन्य कारण हैं, जैसे वहाँ स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है शहर में, शिक्षा सुविधा अच्छी है। सम पीपल्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, डॉटर, फैमिली सेक्टर, ओके। और बहुत सारे गांव में ऐसे लोग हैं जो शहर नहीं आना चाहते, लेकिन कई बार उन्हें जबरदस्ती आना पड़ता है। क्यों? मान लीजिए गांव में सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ओके, तब भूकंप आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या है उन्हें शहर आना पड़ता है। इस प्रकार से मतलब प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार उन्हें क्या है गाँव छोड़कर शहर आना पड़ता है। तो नेक्स्ट है व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। लॉन्ग में 3 नंबर में ये वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए भी क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। बच्चों को हम बाल श्रम से कैसे बचा सकते हैं। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड। बच्चों को हमें बाल श्रम से क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि ये क्या है जो जो हमारा बाल श्रम है ये बच्चों का क्या बचपना खा जाता है एक प्रकार से कहा जाए। इसके साथ ही जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा होती है उससे भी बच्चे क्या है वंचित रह जाते हैं। द चिल्ड्रेन लॉस द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ टू वर्क फैक्ट्री एंड मैनी अदर प्लेस। इसके साथ ही जो बच्चे होते हैं जो अपना बचपना कैसा होता है बसंत जैसा होता है। बसंत जैसा जो बचपना होता है मतलब पूरे अपने जीवन का आप या हम क्या है देखें तो सबसे अच्छा समय कौन सा तो बचपन ही होता है। फिर जब ही आप बड़े हो जाते तो आपको क्या कक्षा 12वीं 10वीं की बोर्ड परीक्षा की टेंशन, जैसे 11वीं हुआ तो 12वीं की बोर्ड परीक्षा की टेंशन, अभी आपकी 12वीं हो जाएगी इसके बाद आपको कहीं नौकरी मिल जाए या आपको इसके बाद कोई डिग्री प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें पास होने की टेंशन, फिर आपको अगर मैरिज होती है उसमें फिर टेंशन, मतलब पूरे जीवन भर चलती रहती है। अंत तक हमारी क्या जो समस्याएं खत्म नहीं होती। लेकिन जो बचपन होते हैं बचपन में ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होती, ओके, आराम से सुनहरा हम जीवन जीते हैं। तो वही बताया जा रहा है। तो जब बच्चे क्या है छोटी उम्र से क्या है बाल श्रम करने लगते हैं तो उनका जो बचपना होता है जो बसंत जैसा बचपना वो भी क्या है खराब हो जाता है। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड बी एनेक्ट द लॉस फेथफुली। इसके अगर हमें क्या है समस्या को समाधान करना है तो सरकार को क्या है इसमें सख्त नियम बनाने चाहिए। द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट्स। साथ ही माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे जो क्या है खतरनाक जो एनवायरनमेंट है उनमें काम ना करें। नेक्स्ट है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। क्या जो साहेब है वो जो चाय की टपरी में काम कर रहा था उसमें काम करके खुश था? तो नो, साहिब इज नॉट हैप्पी टू वर्किंग एट टी स्टॉल। तो साहिब जो चाय की दुकान है ओके वहाँ काम करके खुश नहीं था। क्यों नहीं था? ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। मेन आंसर यही है कि वह मन का मालिक नहीं था, मन का मालिक नहीं था। हिज फेस हैज लॉस्ट केयरफुली लुक। अब दूसरी जगह काम करेंगे तो भैया पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो केयरफुली लुक जो उसका पहले निश्चिंतता से जीवन जीता था अब वो उसमें उसके चिंताओं भरा हो गया जीवन, ओके। द स्टील कंटेनर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो टाइटली ओवर हिज शोल्डर, ओके। अब उसे जो इतना भारी भड़कम जो कूड़ा वाला बैग होता था उससे ज्यादा भारी उसे क्या लगने लगा, छोटी सी जो चाय की वो होती केटली होती वो उसे भारी लगने लगी है उस कूड़े खाने वाले बैग की अपेक्षा, ओके। क्यों? क्योंकि द बैग इज हिज, क्योंकि जो बैग था वो खुद का था। द कंटेनर बिलोंग्स टू मैन हु वांट्स द टी शॉप। और जो कंटेनर है वो किसका है? मैन जो चाय की दुकान का मालिक उसका था, ओके। एक बार से कहा जाए तो वो मन का मालिक नहीं रहा इसलिए उसको खुश नहीं था। ये आपका आंसर रहने वाला है। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं आपके लेसन सेकंड के इंपॉर्टेंट। अब लेसन थर्ड के हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं डी वाटर के। व्हाट इज द मिस एडवांटेज दैट विलियम डॉगलस स्पीकर्स अबाउट। मिस एडवेंचर क्या हुआ? मिस एडवेंचर यानी कैसे क्या उनके साथ दुर्घटना घटी विलियम डॉगलस के साथ जो हमें क्या बता रहे हैं। व्हेन डॉगलस वाज 11 years old ही बिगन टू लर्न स्विम इन द YMCA स्विमिंग पूल, ओके। एक दिन की बात है जब मतलब बताया जा रहा है जब क्या है डॉगलस 11 साल के थे तो वो क्या है स्विमिंग सीखने के लिए YMCA स्विमिंग पूल में गए थे। वन मॉर्निंग ही वाज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द पूल। एक सुबह की बात है वो क्या है पूल के किनारे पे बैठे हुए थे। ही वाज अलोंग, वह अकेले थे। अ स्ट्रॉन्ग मैन कम देयर ही पिक्ड सी डॉगलस एंड थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल ही वाज ऑलमोस्ट ड्रॉप। तो एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आए, मजबूत व्यक्ति, उन्होंने पतले से डॉगलस को ओके पतले से डॉगलस को उठाया और कहाँ फेंक दिया? पूल में फेंक दिया। अब पूल में उनसे भी तैरते तो बनता नहीं तो एक बार जो पूल में क्या पानी में पूरी तरीके से डूब गए और एक बार से वो पूरी तरीके से डूब गए। और जिस दिन से वो डूब गए उस दिन से वो क्या डरने लगे कैसे पानी से, ओके। ये उनके साथ में दुर्घटना घट गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 मैच और 24 मैचों का है। वाई वर डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। यानी जो डॉगलस हैं उन्होंने दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया कि अब वह पानी से नहीं डरेंगे।
उन्होंने दृढ़ संकल्प, यहाँ से देखिए इस घटना के बाद पानी से डरने लगे, लेकिन एक दिन उनके मन में आता है कि अब वो पानी से नहीं डरेंगे, उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब दोबारा स्विमिंग सीखेंगे। तो ऐसा लेकिन उन्होंने किया क्यों? ओके, उन्हें ये विचार क्यों आया? तो द फियर ऑफ वाटर स्टे विद डॉगलस फॉर ईयर्स, मतलब जो पानी से जो डर रहे थे उनके मन में जो डर बैठा था कई सालों से बैठा था। क्यों? इस घटना के कारण। ही कुड नॉट गो फिशिंग और स्विमिंग, अब वो ना ही फिशिंग करने जाते थे ना ही स्विमिंग करने जाते थे क्योंकि पानी से डरते थे। ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, अब वो क्या है जो बोटिंग करने का जो आनंद रहता है, स्विमिंग करने का जो आनंद होता है उससे अब वो वंचित हो गए। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस जो स्विमिंग करने का आनंद होता है, लगी बोटिंग करने का आनंद होता है, उससे वो वंचित रह गए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो पानी से नहीं डरेंगे, यानी अब वो क्या दोबारा स्विमिंग सीखेंगे। ओके, 2 नंबर में आता तो उस हिसाब से यहाँ आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट ये आपको लॉन्ग में भी आ जाता है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलेस। एमपी बुद्धिज्म 23 में आ चुका है, 25 में आ चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन बता दूं, एमपी बुद्धिज्म 26 में कौन आएगा, तो ये आपका आने के हाई चांस है। 22 में, 24 में, 26 में आने के हाई चांस है। ये भी एमपी बुद्धिज्म 26 में आ सकता है। ओके, अब इसके कम चांस है, ये और ये आ सकता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलेस। इंस्ट्रक्टर होता है जो स्विमिंग तैराने वाले ने एक डॉगलेस को अच्छा तैरा करके कैसे बना दिया। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलेस पीस बाय पीस। द 3 months ही हेल्ड हाई ऑन अ रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। ही ओके, पहले क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप एक अच्छा तैराकर बनाया। सबसे पहले जब उनसे तैरते नहीं बनता तो उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता था, कहा जाता था एक छोर से दूसरे छोर तक जाओगे। ही वेंट बैक एंड फ्रंट अक्रॉस द पूल। Panic did Douglas every time his head went under water, as instructor taught him put his face under water and exhale and raise his nose inhale। बार बार उनका जो सिर था पानी में चला जाता था, तब इंस्ट्रक्टर ने स्विमिंग तैयार वाले ने सिखाया किस प्रकार से अपने सिर को बाहर निकाल कर श्वास लेना है। ओके, फिर सिर को अंदर करना है, फिर मतलब जो पूरी प्रक्रिया होती है वो सब बताया। ओके, आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम स्विम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पूल। 7 महीने बाद वही इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब सीख चुके हो और आराम से अब तैर सकते हो। हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। एमपी बुद्धिज्म 30 में आ चुका है। देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है, तो अगर आपने ये तैयार कर ली तो वही आप देखिए, इस अच्छे से देखिएगा, इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया गया है। क्वेश्चन का मतलब, हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी जो डॉगलस है अपने पानी के डर से बाहर कैसे निकले। तो इंस्ट्रक्टर की हेल्प से, उन्हें इंस्ट्रक्टर की सहायता से वो क्या है पानी से, मतलब दोबारा ने सीएमसी के इंस्ट्रक्टर की सहायता से इस बार से वो क्या है पानी के डर से बाहर निकले। तो मैंने आपका जो आंसर यही है वही आपका रहने वाला है, बस इसे थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया गया। एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे देखिए। अब दोस्तों हम देखने वाले लेसन 4 द रेड ट्रैप के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बाकी देखिए, मेरे साथ अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, मैंने हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की, अगर अभी तो अड़वासी परीक्षा हो जाएंगी, इसके बाद आप क्या बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ से दोस्तों आप अगर आप क्या है साइंस से हैं तो आपको क्या है साइंस ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स के विद्यार्थी तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच, आर्ट के विद्यार्थी आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिए, अपना बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें दोस्तों आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की क्या है प्रॉपर इंग्लिश हर सब्जेक्ट की जो आपके सब्जेक्ट होंगे सब सब्जेक्ट की आपको मटेरियल दिएगा, पीडीएफ मटेरियल दिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो ओके, तो आराम से आप क्या तैयारी कर पाएंगे। मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, जो भी मटेरियल दीजिएगा विद सॉल्यूशन के साथ रहेगा। ओके, प्रॉपर इसी बार से टाइप करके रहेगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। फिर आपको अलग से मटेरियल ढूंढने के लिए नहीं परेशान होना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको क्या मेहनत करनी है। ओके, लेसन 4 द रेड टैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है, व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो क्रॉप्टर ने किसान है उसको मित्रता की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था फेरी वाले से। द क्रॉप्टर वाज लॉन्ली, जो क्रॉप्टर है वो किसान था। ही वांटेड टू समवन टू टॉक, वह चाहता था कि कोई मुझे क्या बात करने के लिए मिल जाए। अब अकेला बैठा हुआ है तो सोच रहा है कि कोई मुझे बात करने के लिए मिल जाए। ही वाज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर एंड टॉक टू हिम इन अ फ्रेंडली मैनर। और तो जब उसे जैसे फेरी वाला उसके घर आया तो वो उसे पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो अकेला बैठा ही था, फुर्सत बैठा हुआ था, तो गप लगाने के लिए उसे कोई मिल गया, इसलिए उसे क्या मित्रता की तरह व्यवहार कर रहा था। नेक्स्ट है, What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? 22 में 24 में आ चुका है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये कि फेरी वाले को ऐसा कब लगा कि वह भी अब क्या है जिस चूहेदानी में फंस चुका है, जिस पास से चूहेदानी फंस चुका है और वह भी फंस चुका है एक बार से। तो हैविंग स्टोलन द क्रॉप्टर्स मनी द पेडलर थॉट इट वाज नॉट सेफ टू वॉक अलॉन्ग द पब्लिक हाईवे। जैसे जब किसान के जो पैसे हैं जो चोरी किए फेरी वाले ने, तो वो क्या करना पैसे चोरी करके भाग रहा था, तो उसने सोचा कि जो पब्लिक हाईवे वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है, कि अगर हाईवे से जाएगा पब्लिक हाईवे से पकड़ा जा सकता है। ओके, ही वेंट टू इनटू द वुड्स, वुड्स यानी होता है जंगल, वुड यानी लकड़ी, वुड्स यानी जंगल। तो उसने सोचा कि वो कहाँ से जाएगा, अब जंगल से जाएगा। ओके, हाईवे से नहीं जाएगा, जंगल से जाएगा, जंगल में कोई से ढूंढ नहीं पाएगा। ओके,
देयर ही वॉकड एंड वॉकड बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट। वह जंगल में चला तो गया लेकिन वो चलता ही जाता है, लेकिन अब पता ही नहीं चलता कि जंगल ये समाप्त कहाँ होगा। देन ही थॉट दैट ही हैड फ्लाइन इनटू अ रैट। तब वो सोचता है कि मैं भी एकदम चूहेदानी की तरह फंस चुका हूँ, जिस पर चूहेदानी के में फंस जाता है और फिर कुछ नहीं कर पाता, ना भाग पाता कहीं भी, उसी प्रकार से मैं भी जंगल में फंस चुका हूँ, अब कहीं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं, बाकी ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, एक बार जरूर देख लेना, सभी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं आपको और सब पढ़ाते जाऊंगा। अभी जो और बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। बार्ड मेड द पेडलर फाइनली हिज चेंज वेज। ओके, तो फेरी वाले ने अपना रास्ता किस प्रकार से ये क्यों चेंज कर दिया। द एक्सपीरियंस ऑफ द पेडलर एट द मैनर ऑफ इल्डा मेड हिम चेंज हिज वेज। जो इल्डा का जो व्यवहार है, मैंने उसका रीजन क्या है कि इल्डा ने जो उसका व्यवहार किया, आयरन मास्टर की लड़की थी इल्डा, ओके, उसने जो व्यवहार किया इतने अच्छे तरीके से, उसके व्यवहार को, मैनर को देखकर उसने क्या है अपना जो ये रास्ता चेंज कर दिया। ओके, इल्डा ट्रीट द पेडलर इन अ फ्रेंडली मैनर। ओके, एकदम मित्र की तरह से क्या है व्यवहार की, बातें की। सी वाज नाइस एंड काइंड टू हिम, उसके प्रति क्या दयालु थी, अच्छी थी। ओके, इसके बाद है, जबकि वो जानती थी, वो सब जानती थी कि ये फेरी वाला है, इसने चोरी की है, वो ये सब जानने के बाद भी, ओके, कि ये सही व्यक्ति नहीं, इसके सब बातें जानने के बाद भी उसने क्या है फेरी वाली से अच्छी तरीके से व्यवहार किया, और इस इल्ला के इस प्रेम और उसकी जो समझ के देख कर क्या है फेरी वाले ने अपना रास्ता बदल दिया। ओके, यानी रास्ता बदल दिया नहीं, उसने फिर डिसाइड किया कि वो चाहे चोरी नहीं करेगा। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं लेसन 4 के इंपॉर्टेंट। बाकी भी आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ना है तो आपको इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी जो भी मैं बता रहा हूँ उनको तो आपको पढ़ के रखना ही है। अब लेसन 5 के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। लेसन 5 आ जाता है इंडिगो। ओके, वाइज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीन रिसोल्यूट। ओके, तो राजकुमार शुक्ला ने एक दृढ़ संकल्प किया। क्यों किया? राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू फिक्स अ डेट टू ऑफ हिज विजिट चंपारण। गांधी जी ने जो राजकुमार शुक्ला चाहते थे गांधी जी फिक्स डेट कर दें कि हमारे चंपारण घूमने के लिए। गांधी जी कुड नॉट कमिट हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड मैनी अपॉइंटमेंट। लेकिन गांधी जी फिक्स नहीं कह रहे थे कि हम भैया इस दिन चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बहुत सारी मीटिंग के पहले से उनकी फिक्स थी डेट। ओके, राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्यूट बिकॉज ही डिड नॉट लीव गांधी जी साइड्स टिल ही फिक्स डे। तब राजकुमार शुक्ला ने भाई ये संकल्प कर लिया कि वह गांधी जी का पीछे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये फिक्स ना बता दें डेट कि हम इस दिन चंपारण घूमने जाएंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। जो सर्वेंट है, नौकर ने ऐसा क्यों सोचा कि गांधी जी भी क्या है एक दूसरे किसान है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो राजकुमार शुक्ला के नौकर हैं उन्होंने देखा कि राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे, राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे उन्होंने देखा कि जो राजकुमार शुक्ला आ रहा है ओके वो गरीब किसान है, उन्हीं के साथ गांधी जी भी आ रहे हैं। ओके, तो जब ये गरीब किसान है तो गांधी जी भी साथ साथ है, वो भी गरीब किसान होंगे। इसके साथ ही गांधी जी की वेशभूषा, गांधी जी एकदम सिंपल धोती पहनते हैं जिस प्रकार से किसान की वेशभूषा रहती है, उसी प्रकार से गांधी जी भी पहनते कपड़े। तो इसलिए सोचा शुक्ला लेट टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला क्या है गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के हाउस ले गया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद क्या है अपने घर से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला इज अ पुअर ह्यूमन। लेकिन जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद जी के, वो जानते थे कि जो राजकुमार शुक्ला आया है क्या है गरीब किसान है। गांधी जी वाज आल्सो क्लैड इन अ सिंपल धोती एंड वाज द कंपेनियन ऑफ द पीसेंट। तो गांधी जी क्या है सिंपल धोती पहनते हैं, एक बार से किसानी की तरह लगते हैं। देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। यही कारण है कि नौकरों ने सोचा कि गांधी जी भी क्या है किसान है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। ओके, गांधी जी क्यों मान गए 25% रिफंड के लिए, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार इसे कर लीजिएगा, पढ़ते ही आपको चीज़ें यहाँ समझ में आ जाएंगी। जो आपके इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा दूंगा, बाकी इन्हें भी आपको यार तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है हाउ डू वी नो द ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो हम कैसे जान सकते हैं, कह सकते हैं कि जो आम जनता है, ऑर्डिनरी आम जनता है, उन्होंने भी क्या है इस आज़ादी के जो आंदोलन है उनमें सहयोग किया। तो वो घटना इन्हीं इंडिगो की कहानी के आधार पर आपको बताना है। तो वो आपका दिया हुआ है कि द ऑर्डिनरी पीपल वर आल्सो इंटरेस्टेड इन द फ्रीडम मूवमेंट, दे ऑलवेज स्टूड विद गांधी जी एट एवरी जंक्शन। क्या बताया जा रहा है कि जो आम जनता है उन्होंने भी क्या है पूरा अपना आंदोलन में बहुत रुचि दिखाई और पूरा प्रयास किया, वो भी हमेशा गांधी जी के साथ ही खड़े रहे जो आम जनता है। ओके, फिर यहाँ एग्जाम्पल ही बताया जा रहा है एट मोतीहारी दे ओके फॉग्ड इन थाउजेंड्स व्हेन ही कम अक्रॉस द गांधी जी वाज इन ट्रबल विथ
ऑथोरिटी। जैसे ही उन्हें पता चला मोतिहार में कि जो गांधी जी है को क्या है, जो वहाँ की ऑथोरिटीज है, अंग्रेजों ने, अंग्रेज जो सैनिक हैं वगैरह हैं, उन्होंने गांधी जी के साथ भिड़ गए हैं, तो तुरंत ही वहाँ के हजारों की जनसंख्या में लोग क्या है वहाँ पहुँच गए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार से क्या सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बातें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट ये तैयार कर लिए, लिस्ट द प्लेस ऑफ द गांधी जी विजिट बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अरीब इन चंपारण। उन स्थानों के नाम बताइए जब गांधी जी क्या है चंपारण गए। ओके, तो चंपारण जाने से पहले उन किन स्थानों पर गए, तो वो आपको पूछा जा रहा है, तो इन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। कंप्लीट हो जाता है। अब लेसन हम देख लेते हैं 6 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। लेसन 6 हमारा पोएट्स एंड पैनकेक्स। यहाँ के दोस्तों हम बात करें तो मैंने आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइड ऑफ जीनियस। सुब्बी को एक प्रकार से इस पोएट्स एंड पैनकेक कहानी में एक जीनियस बताया जा रहा, तो आपको उसकी क्या है 4 एबिलिटीज यानी उसकी 4 क्वालिटी बतानी है। तो देखिए लिस्ट बना दी बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। लिस्ट कहा जाए तो लिस्ट ही फिर आपको बनानी चाहिए। ओके, तो लिस्ट का मतलब ये होता है कि इस बार से पॉइंट वाइज पॉइंट बताएं। तो सुब्बू वाज क्या एक्टर, हिज 4 एबिलिटीज इस प्रकार से दी हैं इसकी। सुब्बू एक अच्छा एक्टर था, उसकी जो खासियत है विशेषता इस प्रकार से है, ही कुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम्स। और बिल्कुल सिंपल इसका आंसर दिया है कि जो सुब्बू है वो किसी भी प्रकार की समस्या हो सबका समाधान कर लेता था। ही वॉज ट्रायल मेड और फॉर फिल्म्स, ही वॉज ऑलवेज चीयरफुल, ही वॉज अ पोएट, वही क्या कभी भी था। तो इसकी इस प्रकार से विशेषताएं दी हुई हैं, तो इसे आपको यार तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू द जिमनी स्टूडियो। जो ऑफिस बॉय था वो जिमनी स्टूडियो में क्या काम करता था, तो ऑफिस बॉय वाज इन अ चार्ज ऑफ हाईली इंपॉर्टेंट टास्क। सबसे जो महत्वपूर्ण काम था वो क्या है ऑफिस बॉय ही करता था। ऑन द डे ऑफ द क्राउड फिल्मिंग ही वाज सपोर्टेड द हैंडल क्राउड मेकअप। जिस दिन क्या होती थी भीड़ भड़क्का वाली शूटिंग होनी थी, जैसे आपने देखा होगा भी फिल्मों में जब गाना वाले जो सीन होते हैं उसमें देखा कि हीरो हीरोइन तो नाच रहे हैं, उसके पीछे 100-200 लोग नाच रहे हैं। ओके, 100-200 लोग नाच रहे हैं, तो अब उनकी भी तो क्या है उनका भी मेकअप होता होगा, तो उनका मेकअप कौन करता है, हीरो हीरोइन के लिए तो स्पेशल जो मेकअप वाले होते हैं, लेकिन इतने 100-200 लोग उनके पीछे डांस कर रहे हैं उनके लिए भी तो कोई चाहिए मेकअप करने के लिए, तो वही काम किया करते। जब इस बार की शूटिंग होनी थी तब वो क्या है इनका मेकअप का काम किया करता था, भीड़ भड़क्का का जो होता था मेकअप किया करता था। ही would mix a paint in a large vessel and slap them on the crowd players on seal every pair on their face for the crowd shot। ओके, अब ये क्या करता था कि भैया मेकअप करना है, ऐसे नहीं कि 2-3 लोगों को 50-100 लोगों का मेकअप करना है, तो पाउडर लगेगा, थोड़ा सा पाउडर में नहीं होगा, बाल्टी भर पाउडर, ओके, बाल्टी भर क्रीम रख दिया और सब में क्या है एकदम थोप देता था इस प्रकार से। वो सब बातें बताई जा रही हैं, तो ये आपको देख लीजिए। बाकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और समझ में नहीं आता है। बाकी फिर और मैं आपको आगे बोर्ड एग्जाम के लिए तो हम सब कवर करेंगे। अभी तो आपके लिए 2-3 जो आपको पढ़ना है तो ये आपको पढ़ के रखना है। अब लेसन हम 7 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेसन 7 है द इंटरव्यू, इससे देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिप्राइज बीइंग इंटरव्यू एपिसोड 22 में 24 में आ चुका है। मतलब जो अधिकतम प्रसिद्ध सेलिब्रिटी है वो इंटरव्यू से एक बार से घृणा से क्यों करते हैं, क्यों, तो मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स सी देमसेल्फ एज अ विक्टिम ऑफ इंटरव्यू। वो तो क्या है जो अधिकतम जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो इंटरव्यू को घायल करने के वाला बताते हैं। दे कंसाइडर इट एज अनवारंटेड इंटरेक्शंस इनटू देयर प्राइवेट लाइफ्स। ओके, उनका कहना है कि जो इंटरव्यू है उनके जो निजी जीवन है उनमें क्या है प्रहार करता है। ओके, क्योंकि ये जो इंटरव्यू के माध्यम से लोगों की क्या निजता की बातें हैं, निजी बातें हैं, प्राइवेट बातें हैं, ओके, जो वो शेयर नहीं करना चाहते वो भी क्या उनकी वायरल हो जाती, शेयर हो जाती हैं। दे फील इज सम हाउ डिमिनिश देम। ओके, और वो चाहते हैं इंटरव्यू किसी रूप से उनका समाप्त हो जाए, उनका इंटरव्यू न लिया जाए। ओके, तो ये बातें बताई जा रही है इस बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द टूडेस्ट वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो क्या स्रोत है, तो सबसे इसका आंसर केवल है हु की जगह लिखते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू एक साक्षात्कार ऐसी है जिससे हम क्या है किसी के व्यक्तित्व के बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। जो इको अम्बर्ट इको है वो लिखने के लिए अधिकतम समय कैसे निकाल लेते हैं। ओके, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, फिर भी वो लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए समय निकाल लेते कैसे। इको डज नॉट वेस्ट अ सेकंड ऑफ हिज टाइम। वो इको एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करते, ना ही वो किसी प्रकार के यूट्यूब पर रील देखते हैं, ना इंस्टाग्राम में रील देखते हैं, एक भी अपना मतलब समय बर्बाद नहीं करते हैं। इवन व्हील ही इज वेटिंग फॉर सम वन। यदि वो क्या किसी का इंतजार भी कर रहे हैं तो ही वुड राइट समथिंग बिफोर द विजिटर रीच हिम। अगर किसी ने कह दिया कि भैया मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ओके, तो वो इंतजार तो नहीं करेंगे कि मैं बैठा हूँ आपके 5 मिनट इंतजार में, उतने वो क्या कुछ लिखने लेंगे। तो ही फिल्स हिज एम्प्टी टाइम विद वर्क। मतलब वो अपने प्रत्येक खाली समय को भी क्या है अपने काम से भर देते थे। तो ये आपका हो जाएगा। बाकी और भी आपके क्वेश्चन दिए, एक और क्वेश्चन है आपका तो इसे भी देख लीजिएगा।
व्हाट वाज द डिसिस्टिक अबाउट टू इको एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। ओके, तो ये भी आपको एक बार देख के रखना है, तैयार कर लीजिएगा इसे भी। तो इस प्रकार से हमारे क्या लेसन 7 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कवर करा दिए। तो देखिए हम बात करें तो आपके फ्लेमिंगो पोर्ट से दोस्तों आपके केवल 8 अध्याय भी है, आपका 8वां भी, लेकिन अभी हाफ ईयरली में केवल लेसन 7 तक आपका आना है। ओके, लेसन 7 तक मैंने आपको क्या है इंटरव्यू तक कवर करा दिए हैं। तो हमारे पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं पोएट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलिए पोएट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा लेसन इसमें माई मदर एट 66 है। इसमें हमारा पहला है, इसमें आपको तैयार करना है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रेडिंग, यानी इस कविता में पेड़ों को यहाँ झूमते हुए बताया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको वर्णन करना है। द पोएट्स वाज ट्रेवलिंग बाय अ कार, जब क्या है जो कवित्री हैं गाड़ी से अपनी कार से यात्रा करती हैं। द यंग ट्रीज अलोंग द रोड अपीयर टू बी फास्ट, तो ऐसा लगता है जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, यंग ट्री हैं, ऐसे लगते हैं कि वो भी क्या है दौड़ लगा रहे हैं। ओके, बहुत फास्ट चल रहे हों, क्योंकि आपने भी देखा हो जब बस से अपन क्या कार से जाते हैं तो जो बाहर के जो पेड़ लगे रहते हैं सड़क के किनारे, ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ क्या है दौड़ लगा रहे हैं। द पोएट प्रेजेंट्स अ कॉन्टेक्स्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्लिटिंग यंग ट्रीज। इस समय जो कवित्री हैं वो तुलना कर रही है किसकी, एक साइड उनकी जो बूढ़ी माता जी हैं, ओके, जो बूढ़ी माता जी कमजोर सी बूढ़ी माता है उनकी, और इसके साथ ही दूसरे जो हरे भरे पेड़ हैं जो क्या है झूम रहे हैं, उनमें क्या है एक बार तुलना सी कर रही हैं, वो ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट आपका, ये सभी एकदम प्योर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर मून, यानी कावित्री ने अपने माता जी की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की है, तो आंसर है इन विंटर इन द मिस्टी द स्काई द मून लुक्स डिम वैन इन स्किनी। जो ठंडियों का चांद होता है, जो ठंडियों में जो चांद होता है वो एकदम क्या है उसमें अंधेरा चांद रहता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं चमकता, धुंधला सा दिखता है। ओके, तो द मदर इज आल्सो लुक लाइक दैट, और उसकी जो माता जी भी हैं वो भी इसी पर से दिख रही है। ऐसी पर से क्यों, क्योंकि अब जब बूढ़े होते हैं तो लोगों के जो चेहरे की चमक होती है वो उसके चली सी जाती है। ओके, इसी प्रकार से जो ठंडियों को चांद भी होता है वो भी पूरी तरीके से नहीं चमक पाता है, धुंधला सा दिखाता है, अब चाहे कोहरे के कारण धुंधला दिखा रहा है किसी भी तरीके से। ओके, तो विंटर इज अ सिंबल ऑफ ओल्ड एज, और यहाँ जो कविता में जो विंटर या ठंडियों की बताया जा रहा है ये संकेत कर रहा है ओल्ड एज की ओर। ओके, द मदर इज ओल्ड एंड वीक, और जो उनकी माता जी क्या बहुत ज़्यादा बूढ़ी और कमजोर है, यही कारण है कि जो कवित्री ने अपनी माता जी तुलना लेट विंटर मून से की है। क्लियर है। नेक्स्ट व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अचीव दैट द पोएट विल, इस कविता में कवित्री के कौन से दुख दर्द की बात हो रही है वो पूछा जा रहा है। तो द पोएट लुक्स एट हर मदर सी हर ग्रो एंड वीक एंड ओल्ड, जब कावित्री अपनी माता जी की ओर देखती हैं तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हैं। इट अपीयर सी विल नॉट लिव लॉन्ग, और ऐसा लगता है कि अब माता जी इस दुनिया में ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली। द पोएट फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सुन, अब कावित्री के मन में डर है, किसके बात का डर है कि अपनी माता जी को जल्दी खोने का। ओके, उसको मन में भी विचार आते हैं तो वो क्या है दुखी हो जाती है। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, इसके साथ ये और आप तैयार कर लीजिएगा। What do the parting words of the poet and her smile signify, ये भी आपको तैयार करके रखना है। तो ये पहले कंप्लीट हो जाते हैं लेसन फर्स्ट से इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों हमारा लेसन सेकेंड है कीपिंग क्वाइट, इससे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले वर्ड विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, एग्जाम 22 में आ चुका है, हमारा 23 में आ चुका है। अगर हम क्या है 1 से 12 तक गिनते हैं तो हम उसमें उतने समय में क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो काउंटिंग अप टू 12 से टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, अगर हम 1 से 12 तक गिनते तो बहुत ज़्यादा क्या है कम समय लगेगा। ओके, कीपिंग स्टिल उतने समय जितना भी समय लग रहा है, ओके 2-3 सेकंड में भी हम क्या है हमारा लग रहा है तो उतने समय भी अब कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम हेल्प अस टू डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ द एक्शन इन फ्यूचर, इतने समय भी अगर हम क्या विचार कर लेते हैं तो ये हमें क्या प्रदान करेगा, तो हमें हमारे फ्यूचर में हमें कौन सा एक्शन करना है, कौन से काम करना चाहिए भविष्य में, ओके उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए वो हमें क्या है पता चल जाती है। इस समय में हम क्या है डिसाइड कर सकते हैं, वो यहाँ बताया जा रहा है। इसका मतलब इसका मेन मतलब यही होता है कीपिंग क्वाइट जो पोयम है इसका यही मतलब है कि कोई भी अगर हम काम करना है
तो पहले हमें उसकी क्या प्लानिंग कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सब दौड़ रहे हैं तो हम भी क्या है पीछे दौड़ने लग जाएं। हमें सोचना विचारना चाहिए पहले कि कोई भी काम करना है। जैसे आपका क्लास 12th में अभी बोर्ड एग्जाम होने वाली है, केवल आपसे 1 से 1.5 महीने या 2 महीने हैं, तो हमें इतने कम समय में कैसे सब सिलेबस को कंप्लीट करना है पहले आप सोच लीजिए। ओके, क्या किस दिन कौन सा पढ़ना चाहिए, कितना हमें कवर कर लेना चाहिए और कौन सा टॉपिक अच्छे से बनता है, कौन टॉपिक नहीं बनता है, पहले वो डिसाइड कर लीजिए। फिर आप क्या है उसमें तैयारी लग जाइए। ऐसा नहीं कि कोई भी गाइड उठाई कहीं से भी पढ़ने लगे, कुछ भी उठाया पता ही नहीं है। ओके, हिंदी पकड़ी तो हिंदी 1-2 महीने पढ़ रहे हैं और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं या फिजिक्स नहीं तैयार कर रहे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो गए और हिंदी छोड़ दिया है पूरी तरीके से। तो मतलब कुछ भी जो हाथ में आए वही पढ़ने लगे, तो ये सब नहीं करना। ऐसे में क्या होगा, कुछ अच्छा सही हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा आपका, तो फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए आपको प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। What is the sadness that the poet refers to in the poem? इस पोएम में किस दुख की बात हो रही है? तो in our breathless rush we have to no time understand what we are. इस भागा दौड़ी वाली जिंदगी में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम सोच सकें हम क्या हैं। We feel that we are rushing towards disaster. हमें पता है कि हम अपने विनाश की ओर जा रहे हैं, देखिए फिर भी हम रुकते नहीं हैं। This makes us sad. जब हमें पता चलता है कि हम विचार करते हैं अपने बारे में तो हमें पता है कि हम अपने विनाश की ओर जा रहे हैं। ओके, बट वी डोंट स्टॉप। जैसे जब आप इंस्टाग्राम में रील देख रहे हैं, यूट्यूब पर रील देख रहे हैं, लगातार देखते ही जा रहे हैं, 1-2 घंटे का समय हो गया। ओके, फिर आपको याद आता है अरे यार हम तो ये देखने आए थे कि यहाँ क्या। फिर दोस्तों आपको याद आता है कि इंग्लिश का पेपर है, उसके लिए हम क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आए थे, अनुराग भाई की वीडियो देखने आए थे। ओके, और फिर आपको एहसास होता है, फिर भी आपको पता चल जाता है तो फिर आपको मन दुख होगा। ओके, दुख होगा, फिर भी हम रुकते नहीं, फिर भी हम क्या है रील स्क्रॉल करते जाएंगे, चलो थोड़ा सा और देख लें। तो वही बताया जा रहा है कि वी फील दैट वी आर रशिंग टूवर्ड्स इन डिजास्टर। हमें जब जैसे पता चलता है कि हम दौड़ते ही जा रहे हैं भागा दौड़ जिंदगी में। ओके, और हम अपने विनाश की ओर जा रहे हैं, हम अपने विनाश की ओर जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, विनाश हमारे से होगा। दिस मेक्स अस सैड, तो हम इससे क्या दुखी हो जाते हैं। बट वी डोंट स्टॉप आवर सैडनेस इंक्रीज, हम रुकते नहीं और जिससे हमारी जो दुख होता है वो और बढ़ता जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इसको मैंने आपको क्या रियल लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करके बता दिया। ऐसे तो समझ में नहीं आई, कविता में यही होता है, लिखा कुछ होता है, इसका मतलब कुछ ही होता है। ओके, तो इसका अगर आप जो कनेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। ओके, हमसे क्या है कविता शांत रहने के लिए क्या कहती है, ये आपको तय कर लेना है। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इवॉक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अप्रेंस स्टिलनेस। एपियोडिज्म 23 में आ चुका, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, देख लीजिए ऐसे भी। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं लेसन सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ज़्यादा नहीं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन पोएट्री से बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब लेसन देखने वाले हम लेसन 3 अ थिंक ऑफ ब्यूटी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते। पहला है व्हाट मेक्स ह्यूमन ब्रिंग्स लव लाइफ इन स्पेंड ऑफ ट्रबल्स सफरिंग। यानी ये जो हमारा जीवन है ये संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ है, फिर भी जो मानव होता है, ओके, मानव फिर भी अपने जीवन से प्यार क्यों करता है। तो नो डाउट देयर आर अ सफरिंग एंड ट्रबल इन द लाइफ। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, शक की बात नहीं कि हमारा जीवन है संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। बट ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग्स अ जॉय एंड पीस। लेकिन जो इस संसार में सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें क्या है खुशियाँ और शांति प्रदान करती हैं। दे रिमूव्स ग्रूम सो मैन लव्स लाइफ। ये हमारे जो दुख, जो ये वस्तुएं हैं, सुंदर वस्तुएं, ये शांति है, ओके, ये हमारा क्या दुख समाप्त कर देती हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति होता है, ओके, वो क्या है अपने जीवन से प्रेम करता है। नेक्स्ट, वाइज एसोसिएटेड विद द माइटी डैड। एपियोडिज्म 22-23 में आ चुका है, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो आपको एक बात तो यहाँ मैंने आपको बताना भूल ही गया है कि अभी जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, लेसन फर्स्ट के देखे पोएट्री सेक्शन में, लेसन सेकंड के, लेसन थर्ड के भी हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताएं ये शॉर्ट टाइप के हैं, शॉर्ट टाइप। तो अब बात आता है कि भैया यहाँ से एक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, 3 नंबर का भी पोएट्री सेक्शन से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग टाइम में आता है आपका मेन सेंट्रल आइडिया। तो मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। पहले इसका एक क्वेश्चन और है जो आपका इंपॉर्टेंट है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन अ पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी में बहुत सारी सुंदर, पोएम में बहुत सारी सुंदर वस्तुओं की बातें आ रही हैं, उनको आपको क्या बताना है। तो दीज आर सन, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज दैट प्रोवाइड सेट्स टू सिंपल शीप, डॉल्फिन्स, इसके बाद क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर। ये सब मतलब सुंदर वस्तुओं की बताना है। तो ये सब सुंदर वस्तुएं हैं, जैसे ओके सूरज, चांद, इसके साथ ही जो पेड़ आ रहे हैं, ओके भेड़ों की बात हो रही है, डॉल्फिन्स की बात हो रही है, इसके साथ समुद्री लहरों की बात हो रही है। तो ये सब बात दी है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। ये हमारे लेसन 3 के भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
लॉन्ग में दोस्तों बात करें तो आपका सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। ओके, अभी मैंने कुछ दिनों पहले जब भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले सेंट्रल आइडिया आपको तैयार भी कराया था। ओके, माई मदर एट 60 से आपका पूरा समझा दिया था, तो वीडियो जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, अभी आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए तो इंग्लिश की एक आपको अभी लेटेस्ट वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। माई मदर एट का सेंट्रल आइडिया मैंने बताया है, तो वो तैयार कर लीजिएगा। कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया तैयार करके रखना है। 3 नंबर में इसके हाई चांस रहते हैं आने के, तो अच्छे से तैयार करके रखिएगा। 100% दोस्तों आपका यहाँ से 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। कीपिंग क्वाइट और माई मदर एट 60 का पढ़ के रहिएगा। इसके साथ आई थिंक ऑफ ब्यूटी का भी मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आपका आई थिंक ऑफ ब्यूटी का भी रहने वाला है। ये 3 है तो तीनों याद तो नहीं कर पा रहे, तो 2 तो आप पढ़ के रखिए। 2 में माई मदर एट 60 पढ़ लीजिए, आई थिंक ऑफ ब्यूटी पढ़ लीजिए। 2 तो दोस्तों आपका है माई मदर एट 60 और कीपिंग क्वाइट, ये 2 पढ़ लीजिए, माई मदर एट 60 और कीपिंग क्वाइट। ओके, तो आपका क्या है, काम हो जाएगा, 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम 2 पढ़ के जा रहे हैं तो कोई एक ना एक तो आपका आ ही जाएगा। ओके, तो ये आपके रहने वाले 3 नंबर के लिए। अभी हमारा लेसन 4 भी आना है पोएट्री सेक्शन से, उसके भी मैं बता देता हूँ। उसमें एक ही आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेसन 4 हमारे पोएट्री सेक्शन में आर रोड साइड स्टैंड, इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है व्हाट इज द चाइल्डलेस लॉगिंग दैट पोएट्स रेफर टू एंड व्हाई इट इज़ वैन। ओके, कवि ने किस लालसा को बचकानी लालसा कहा है और ये व्यर्थ है तो क्यों व्यर्थ है। तो द पोएट सिंग्स दैट द पर्सन हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड सफर फॉर चाइल्डलेस लॉगिंग, यानी जो लोग सड़कों के किनारे दौड़ रहे हैं अपने सामान बेचने के लिए, उनके लिए कहा है दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कस्टमर्स, वो हमेशा चाहते हैं कि उनके पास कोई ग्राहक आ जाए। दे बिकम सैड व्हेन नो टर्म देम, लेकिन ऐसा कोई आता भी नहीं उनके पास। ओके, वो चाहते हैं कोई ना कोई कस्टमर आ जाए, पूरा प्रयास करते हैं इसके लिए, उनको कस्टमर को लुभाने के लिए, ग्राहकों को लुभाने के लिए, लेकिन कोई उनके पास आता नहीं है। दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हर स्क्वेयर्स ऑफ ब्रेक द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, वो हमेशा इंतजार करते हैं जैसे ही ब्रेक लगने की आवाज़ आती है। ओके, साउंड की आवाज़ आती है। ओके, किसके, कार रोकने की जो साउंड की आवाज़ आती है, तो उन्हें थोड़ी थोड़ी क्या खुशी हो जाती है। बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इज वैन, लेकिन उनके जितने भी प्रयास होते हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं, यानी उनकी दुकान में कोई भी नहीं आता। तो ये सब बातें बताई जा रही हैं, तो ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी इनको भी आपको एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं पोएट्री सेक्शन के, क्योंकि पोएट्री सेक्शन से हमारे लेसन 4 ही तक आना है। लेसन 5 भी है, वो अभी आपका आना नहीं है, वो तो फिर आपका डायरेक्ट प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, तो हमने पोएट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट देख लिए। अब दोस्तों हमारे रह जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो वो भी देख लेते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो विस्टास में दोस्तों हमारा लेसन फर्स्ट है द थर्ड लेवल। इसमें सबसे पहले आपको तय करना है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, मतलब थर्ड लेवल जो ये हमारी कहानी है इसमें मेन किस चीज़ की बात हो रही है। तो द थर्ड लेवल सिग्निफाइज एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तो आपको बताना कि इस थर्ड लेवल वाली जो हमने कहानी है इसमें पलायन की बात होती है। आपने देखा जो चार्ली होता है, चार्ली क्या है, कहता है कि हम थर्ड लेवल में पहुंच गए हैं। ओके, पहुंच जाता है, जबकि वास्तव में थर्ड लेवल होता ही नहीं। तो एक बार से पलायन की बात हो रही है, क्योंकि लेकिन पलायन की बात आती क्यों है। ओके, तो पलायन की बात इसलिए आती है क्योंकि जो वर्तमान का जो समय है, जो इस पूरी असुरक्षा से बड़ा है, एकदम यहाँ युद्धों से भरा हुआ है, यहाँ हर समय भय बना रहता है और इसी प्रकार से समस्याओं से घिरा हुआ है वर्तमान का समय। द पीरियड ऑफ 1890s रिप्रेजेंट अ पीसफुल लाइफ नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट एरा। जो 1890 का जो दशक था, ओके, वो एकदम शांति से भरा हुआ जीवन रहता था, और जो वर्तमान में क्या है जो संभव नहीं है। फ्रॉम दिस लेवल द प्रोटैगनिस्ट नायक चार्ली वांट टू ट्रेवल द ग्लास वर्ल्ड से लुइस विथ हिज वाइफ लुइसा। ओके, तो जो चार्ली नायक है वो ग्लासबर्ग घूमना चाहता था अपनी वाइफ लुइसा के साथ। ओके, तो ये हम बता जा रहे हैं, मतलब शॉर्ट में आपको बताना इसमें किस टॉपिक की बात हो रही है, तो वो हमने अब बता दिया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है वाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। ओके, चार्ली थर्ड लेवल में पहुंच जाता है लेकिन वहाँ से भाग क्यों आता है। तो व्हेन चार्ली टुक आउट द मॉडर्न करेंसी टू पे 2 टिकट ऑफ ग्लासबर्ग द टिकट क्लर्क अक्यूज्ड हिम टू ट्राइंग टू चीट। ओके, जैसे ही जब वो चार्ली थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, थर्ड लेवल यानी पुराने समय पहुंच गया है, थर्ड लेवल में भी पुराने समय पहुंच जाता है, पुराने समय में पहुंच जाता है और जो नोट देता है वो नए वर्तमान समय की देता है। तो वर्तमान समय की नोट देता है
जो अब जो क्लर्क है वो तो पुरानी वाला समय वाला है, ओके। तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ ये नकली नोट दे रहे हो, उसके लिए तो नकली नोट है क्योंकि अब वो पुराने समय वो नोट चलते नहीं थे, ओके। तो वो कह रहा है कि तुम नकली नोट देते हो तो मेरे साथ चीटिंग करते हो, वो उसे धमकाता है, ओके। ही थ्रेट्स टू हैंड चार्ली ओवर टू द पुलिस, तो वो धमकाता है चार्ली को कि मैं तुम्हें क्या पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो चार्ली वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड ही डिसाइडेड टू रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल, तब वो घबरा जाता है, तुरंत क्या है डिसाइड करता है कि वो थर्ड लेवल से यहाँ भाग लेना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो थर्ड लेवल की जो चार्ली ने कहानी बनाई ये उसके पलायन होने का एक तरीका था, ओके। यानी वो वास्तव में इस दुनिया से क्या पलायन होना चाहता था, इसलिए उसने ये सब कहानी बनाई। तो आपको बताना, यस आई थिंक दैट थर्ड लेवल वाज मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड इज फॉल। वो अब वही लाइन है, आपको सेम यहाँ जो बताना जो हमने बताया वो यहाँ सेट कर दी गई है कि वर्ल्ड इज फॉल इंसिक्योरिटी फियर वॉर एंड वरी। तो ये वास्तव में ये सही बात है कि जो चार्ली है वो थर्ड लेवल की उसने जो कहानी बनाई उसने एक माध्यम बनाया इस दुनिया से क्या है भागने का, ओके। क्यों भागना चाहता है इस दुनिया से, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा असुरक्षा है, भय है, युद्ध बना रहता है, साथ ही बहुत सारी समस्याएं हैं। आगे उस बात को डिटेल से बताया जा रहा है। तो ग्रांड सेंटर स्टेशन हैड ओनली 2 लेवल्स, वहाँ 2 ही लेवल्स है। ग्रांड सेंटर स्टेशन में रियल में केवल 2 ही लेवल्स हैं। तो थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट, वास्तव में थर्ड लेवल है ही नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली। तो ये चार्ली ने केवल बहाना बनाया, ओके। वास्तव में जब है ही नहीं तो कहाँ से पहुँच जाएगा। तो ये वास्तव में क्या है, उसने पलायन होने का, इस दुनिया से भागने का माध्यम तरीका बनाया था। ही सा वर्ल्ड 1890s एंड अ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड 11 जून 1894। उसने कहा कि वो 1990 के दशक में पहुँच गया था और वहाँ उसने पेपर भी देखा, ओके, 1894 वाला। आफ्टर अरेंजिंग ओल्ड करेंसी ही कुड नॉट फाइंड द थर्ड लेवल, ओके। जैसे ही उसने क्या किया, जब वो वर्तमान समय में आके देखा कि थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, एक बार तो पहुंच गया, फिर वहाँ से ओके भाग आता है। जब भाग आता है तो फिर वो उसने सोचा कि अब हमें वहाँ अगर जीवन जीना है पुराने समय में तो वहाँ के पैसे चाहिए पड़ेंगे, पुरानी करेंसी चाहिए पड़ेगी। तो उसने जो अरेंज की, जो पुरानी करेंसी सबसे पता लगाई, पुरानी करेंसी जोड़ी। पुरानी करेंसी जब उसने कलेक्ट कर ली तब वो दोबारा वो थर्ड लेवल में जाना चाहता था, लेकिन फिर दोबारा नहीं जा पाए। वेल ही कुड नॉट फाइंड, फिर दोबारा वो थर्ड लेवल में नहीं पहुंच पाए, ओके। ये केवल क्या है, चार्ली की पत्नी बताती कि उसकी एकमात्र कल्पना थी, ओके। इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। तो ये हमारे हो जाते हैं कंप्लीट इंपॉर्टेंट, ओके। बाकी देखिए और भी आपको जैसे ये क्वेश्चन है तो इसे भी आपको पढ़ के रखना है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा आ जाता है लेसन सेकेंड, द टाइगर किंग। इसमें आपको सबसे पहले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हु इज टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। एमपीओ एग्जाम 20 में आ चुका, 24 में आ चुका है। एमपीओ एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। तो टाइगर किंग कौन था और उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराज हैं उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था। ही गेट दैट नेम बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द प्रिंसेस वुड हैव टू डाई वन डे। ये पूरी यहाँ कहानी बताई जा रही, कहा जा रहा है कि इनको इस नाम के नाम कैसे पड़ा कि जो ज्योतिष, जब उनका जन्म हुआ राजा का, तो जो ज्योतिष वाले आए थे तो उन्होंने कहा कि एक दिन क्या है, राजा की मृत्यु हो जाएगी, ओके। द 10 days ओल्ड प्रिंसेस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स द वे ऑफ हिज डेथ। तब 10 दिन का बालक जो राजकुमार था वो सीधे बोला किससे, एस्ट्रोलॉजर से, कि उसकी मृत्यु तो हो ही जाएगी, लेकिन कारण बताओ किस तरीके से होगी उसकी मृत्यु। द एस्ट्रोलॉजर सरप्राइज टू लिसन दैट। जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं, क्योंकि 10 दिन का बालक कैसे बोल सकता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है, इसलिए आश्चर्य हो जाते हैं। लेकिन फिर चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज दैट वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, उसकी मृत्यु होगी वो क्या है, टाइगर से हो जाएगी। देन द यंग प्रिंस सेड लेट टाइगर बिहेव, तो क्या है, टाइगर सावधान हो जाओ, जब प्रिंस कहता है। ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर, तो उसने राजकुमार ने डिसाइड कर लिया कि वो क्या है, टाइगर को मारेगा। देयरफॉर ही गेट नेम द टाइगर किंग, इस प्रकार से उसका नाम टाइगर किंग पड़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है, हाउ डिड द क्वाइन प्रिंस जंग बहादुर ग्रो अप, जो किस प्रकार से राजकुमार क्या बड़ा हुआ। तो द क्राउन प्रिंस ग्रो अप जस्ट लाइक अदर रॉयल प्रिंसेस ऑफ इंडिया स्टेट, और जिस प्रकार से अन्य स्टेट के क्या राजकुमार बड़े हुए, इसी बार से ये जंग बहादुर भी बड़ा हुआ। ही ग्रो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, वो दिन ब दिन क्या है एकदम मजबूत होता गया, बड़ा होता गया। ही ड्रंक द मिल्क ऑफ द इंग्लिश काउ, जो अंग्रेजी गाय है उसका दूध पिया करता था। ही वाज बॉट अप बाय इंग्लिश नैनी एंड टॉट इन इंग्लिश बाय इंग्लिश मैन, अंग्रेज द्वारा उसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। इसके साथ ही जो अंग्रेज जो दाइमा होती हैं, जो मतलब बच्चों को पालती है, उसके द्वारा उसका पालन हुआ। ही सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, मैं कुछ नहीं देखा था लेकिन इंग्लिश फिल्म जरूर देखा करता था, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिज, राजा ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया।
तो महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड हिज टाइगर पॉपुलेशन बिकम एस्टेड इन फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम। राजा ने क्या, राजा को यहाँ 100 टाइगर मारने थे। राजा को जोसेफ ने कहा कि जो 100वां टाइगर होगा उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने डिसाइड किया कि हम 100 टाइगर मारेंगे। अब राजा ने अपने स्टेट में टाइगर मारना स्टार्ट कर दिया, तो 70 टाइगर मार लिए। अब उन्होंने अपने स्टेट में टाइगर ढूंढा तो उन्हें मिला ही नहीं है, तो समझ गए कि वो वहाँ टाइगर बचे ही नहीं उनके स्टेट में। ओके, तो सब मार लिए, लेकिन उन्हें तो 100 टाइगर मारने थे, मारे भी कितने, 70 टाइगर। ओके, तब उन्होंने सोचा कि कैसे दूसरे राज्य से में जाकर टाइगर मारेंगे, तो फिर वो क्या है, दूसरे राज्य से युद्ध हो जाएगा। तब उन्होंने डिसाइड किया कि उस राज्य की राजकुमारी से शादी कर लेंगे जहाँ क्या टाइगर की संख्या ज़्यादा होगी। अगर उस राज्य की शादी कर लेंगे हम उस राज्य से राजकुमारी से, तो राज्य भी हम क्या वहाँ आ जा सकते हैं, वहाँ के भी हम टाइगर निपटा सकते हैं इस बार से। वो सब बातें बताई जा रही हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर। महाराजा ने क्या किया अपने रिक्वायर्ड नंबर को प्राप्त करने के लिए, तो वही बातें रहने वाली है कि महाराजा ने विदिन 10 years महाराजा वाज एबल टू किल द टाइगर देन द पॉपुलर एग्जिस्ट इन फॉरेस्ट प्रतिबंपुरम। राजा ने कहा 10 ईयर में लगभग 70 से तक अपने एरिया के जो वो थे बाघ सबको निपटा दिया था। लेकिन फिर तब महाराज ने डिसाइड किया कि क्या शादी करेंगे उस स्टेट की राजकुमारी से, जिससे उन्हें क्या है टाइगर मिल सके। ओके, ये बताई जा रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेसन 3, ओके, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इससे हम बात करें तो देखिए शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन तो आता नहीं है, लॉन्ग ही टाइप का आता है। 3 या 4 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो 3 ही नंबर का बनने वाला है, और 2 यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करके रखना है। शॉर्ट टाइप तो यहाँ क्वेश्चन नहीं रहता है, 2 क्वेश्चन है जो लॉन्ग वाली वो तैयार कर लीजिएगा। व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। हम किस प्रकार से जो अगर पृथ्वी के हमें वर्तमान, उसके भूत, भविष्य और कहा जाए भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों के बारे में, 3 के बारे में हमें पृथ्वी के तीनों के एरिया के बारे में जानना है। भूत में कैसा था, यानी पहले कैसा था, वर्तमान में कैसा, फ्यूचर में कैसा होगा, ये सब बातें हम क्या अंटार्कटिका के माध्यम से जान सकते हैं। तो किस प्रकार से, ओके, वो यहाँ आपको लाइन मेंशन करनी है, तो तैयार कर लीजिए। सिंपल यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है आपका, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मानव जाति के लिए क्या संकेत हमें मिल रहे हैं, तो वो आपको तैयार कर लेना है। दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लॉन्ग के लिए, एक बार पढ़ के आपको तैयार कर लेना है। लेसन 4 आ जाता है द एनेमी, इससे देख लेते हैं। तो हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर इज हाउस। डॉक्टर सदाव कौन है, उनका घर कहाँ है। तो डॉक्टर सदाव हॉकी वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाव कौन है, एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जापानी सर्जन और क्या है वैज्ञानिक भी है, साइंटिस्ट भी हैं। ही स्पेंड 8 years इन अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। उन्होंने अपना 8 साल समय व्यतीत किया अमेरिका में सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑफ जापानीज कोर्ट। उनका जो घर है वो जापानीज कोर्ट के क्या है आसपास में है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू द मैन। डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस आदमी के साथ क्या किया, किस आदमी के साथ, जो अमेरिकन व्यक्ति मिला था। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ केप्ट द वाइट मैन इन हिज हाउस। डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस वाइट मैन जो अमेरिकी मैन मिला था उसको अपने घर में रखा। डॉक्टर सदाव डिड ऑपरेशन एंड बॉट आउट ऑफ द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी। डॉक्टर सदाव ने उस जो घायल व्यक्ति था, उस अमेरिकन व्यक्ति, उसका ऑपरेशन किया। इसके साथ ही उसे क्या है, उसके शरीर में गोली लगी हुई थी, तो उस शरीर से उसकी गोली निकाली। ओके, ऑपरेशन करके। ही एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर द वाइट मैन टिल ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक ऑन हिज लेग। डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति की तब तक देखभाल की जब तक वो अपने पाँव से खुद ना चलने लगे, यानी एक पैर से पूरा ठीक ठाक ना हो जाए। ओके, इसके बाद ही आपको डॉक्टर सदाव के लॉन्ग में अगर पूछा जाता है तो राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव के बारे में बताइए, तो ये आपको तैयार करना है। देखिए डॉक्टर सदाव के बारे में पहले तो आपको यही 3 लाइन बता देना है, ये 2 लाइन भी फिर आप उसको सेट कर देना है। इस बार सेट करके आप इसको आंसर को बना सकते हैं। एक बार आपके पढ़ के तैयार जरूर कर लीजिए, लॉन्ग में आएगा अगर आपका आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है, विल हेना हेल्प द वुडेड मैन एंड वॉश हिम हेल्प हर सेल्फ। तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसे भी आपको देख लीजिएगा। अभी तो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट रहने वाला, बाकी हम बोर्ड एग्जाम के लिए सब तैयार करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा भी अध्याय रहने वाला है लेसन 5 ऑन द फेस ऑफ इट। ये भी अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आना है, तो उसके भी हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तैयार करना है, हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन। मिस्टर लैम कौन है और जो डैरी नाम का लड़का है उनके गार्डन में कैसे आ गया। ओके, तो मिस्टर लैम इज ओल्ड मैन विथ टिन लेग। मिस्टर लैम के क्या बूढ़े व्यक्ति हैं, टिन लेग यानी उनके क्या है, उनका एक प्रकार से पैर नहीं है। ओके, हिज रियल लेग वाज कट ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वार। उनकी जो असली लेग है, ओके, अभी तो वो क्या है नकली पैर लगा कर चल रहे हैं, लेकिन जो असली उनका पैर है वो कहाँ है, वो जो युद्ध के समय उनका क्या चला गया। तो ओके,
ही लिव्स अलोंग इन हिज हाउस, वो अपने घर में अकेला रहा करते हैं। देयर इज अ गार्डन नियर द हाउस, और उसके साथ ही उनके घर ही, मतलब एक बार से कहा जाए तो उनके घर ही में क्या है, गार्डन है। ओके, इट हैज़ राइप क्रैब एप्पल लुकिंग ऑरेंज एंड गोल्डन इन कलर, और उनके गार्डन में क्या है, जो अच्छे जो सेब लगे हुए हैं, किस प्रकार के, जो एकदम ऑरेंज गोल्ड कलर के दिखते हैं। ओके, डैडी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इनटू हिज गार्डन, जो डैडी नाम का लड़का है वो गार्डन की जो दीवार को लांग करके आए, उनके गार्डन में आ गया। थस द गेट वाज ओपन बट द वार्ड डज नॉट यूज इट, जबकि जो उनका गेट है वो पूरा खुला था गार्डन का, लेकिन उसने खुले गेट से नहीं, मतलब मेन गेट से ना कर, गेट खुला हुआ है फिर मेन गेट से ना कर उसने क्या है, दीवार को लांग कर आया। तो इस पार्ट से दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तय करना है, व्हाट इज इट द ड्रस डैडी टूवर्ड्स मिस्टर लैम इट स्पिट ऑफ हिमसेल्फ, तो ये आपको पढ़ के रखना है। फिर हाउ डज डैडी गेट हिज फेस बर्न, तो डैडी का जो फेस जल गया था, तो कैसे जल गया था। ओके, तो वो आपसे पूछे जा रहा है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। ये हाउ डिड मीटिंग विथ मिस्टर लैम बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डैडी लाइफ, जब मिस्टर लैम की मतलब डैडी की जब मिस्टर लैम से मुलाकात होती है उसके जीवन में क्या परिवर्तन हो जाता है, टर्निंग पॉइंट रहता है, तो किस प्रकार से रहता है वो आपसे पूछे जा रहा है। एकदम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने इस प्रकार से दोस्तों आपके विस्टास के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आपकी फ्लेमिंगो के पोस्ट पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर बुक आपके विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। ओके, सभी अध्याय के जो अध्याय आपकी आने थे अर्धवार्षिक परीक्षा में। हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्या है, ग्रामर आपका जो इंपॉर्टेंट लेटर हो गया, नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पोस्टर हो गया, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब टॉपिक देखेंगे। ओके, और आप आगे कहेंगे तो मैं ग्रामर की नेक्स्ट वीडियो और इसके बाद नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूंगा, तो ग्रामर टॉपिक भी आपको समझा दूंगा। तो यही दोस्तों को वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।